ओम शांति, नमस्कार। गॉड्स मैसेंजर दादी जानकी जी, इस सीरीज़ में आप आदरणीय दादी जानकी जी के अनुभव, उनके साथ रहने वाली विभूतियों ने बहुत सुंदर सा सुनाया है और उसी कड़ी में आज हम और आगे बढ़ते हैं। चाहे कितने कसीदे गढ़े जाएं, चाहे लाखों गीत लिखे जाएं, पर दादी तुम तो सागर जैसी, हम तेरी था नहीं पाए, हम तेरी था नहीं पाए। दादी जी गुणों की खान थी। उनके चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, सब कुछ सब पर गजब का जादू करता था। जो भी सुनता था, जो भी मिलता था, दादी जी से बिना प्रभावित हुए नहीं जाया करता। और विदेशों में बड़ी गजब की धूम मच गई। एक भारतीय महिला इतनी सशक्त, जिनको सर्वश्रेष्ठ स्थित प्रज्ञा कहते हैं, विश्व की ऐसी दादी, सबकी अपनी दादी, प्यारी दादी। और दादी जी के साथ रहने वाली हमारी हंसा बहन, वो भी अद्भुत। हम हंसा बहन से सुन रहे हैं दादी जी के साथ के अनुभव। और आज मैं हंसा बहन का फिर से स्वागत करता हूँ। हंसा बहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत अच्छी बातें सुना रही हैं दादी जी के बारे में, और आपने तो पूरा जीवन दादी जी के साथ लगा दिया जी। और उसी कड़ी में आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई कि कैसे एक बिंदु से सिंधु बना, सेवाएं कैसे शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी विदेशों में, और बढ़ते बढ़ते इतनी फलीभूत हो गई कि सारे विदेश में, सारे विश्व में फैल गई। आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि भले ही दादी जी ने अलग से अथक होकर सेवा की, लेकिन दादी जी में जो रूहानियत थी, दादी जी में जो मातृत्व पालना करने का संस्कार था, दादी जी में जो परमात्मा प्रेम छलकता था और जो सबको बांटती थी, उससे बहुत सारे लोगों को सुना है कि साक्षात्कार से होते थे। कईयों को दादी के साथ ऐसा अनूठा अनुभव होता था जो ज़िंदगी भर नहीं भूलती थी। तो आज हमारे दर्शकों को आप ज़रूर सुनाएं इसके बारे में। जैसे हमने सुनाया कि दादी के आने से कि तो काफ़ी विस्तार हो गया था। अनेक स्थानों पर रही, लेकिन ग्लोबल हाउस बनने के बाद घटना शुरू में काफ़ी हुई, जो दादी के योग बल से ही सब सेवाएं होती ठीक होने की संभावना थी। भले हम सब इकट्ठे योग भी करते थे, लेकिन दादी के अंदर से जो शक्ति थी जी, वो हमने प्रैक्टिकल में देखा। क्योंकि जैसे ही ग्लोबल हाउस बन गया तो फिर तुरंत उसके बाद, क्योंकि नेबरहुड ही ऐसा था, काफ़ी रफ एरिया था, तो उस समय लोग रात को और जैसे पीते थे, सब कुछ करते थे, तो काफ़ी हमारी फ्रेश नई बिल्डिंग इकट्ठी खड़ी किया है। जी। तो बाहर से जैसे दीवार के ऊपर ग्राफिटी, जो पेंट से लिखना और खिड़कियाँ सारी तोड़ना, ये शुरू में काफ़ी हुआ। अच्छा जी, इतनी फ्रेश बिल्डिंग बनी है, लेकिन ये फिर घटना हुई कि लोगों को जैसे अच्छा नहीं लगता था। कोई कल्ट समझते थे, कोई क्या समझते थे। इस रीति से काफ़ी बिल्डिंग का नुकसान होता गया। फिर तो काफ़ी प्रिकॉशन लिया, जैसे शटर्स लगाए, लेकिन दादी ने कहा कि ये तो सब बात ठीक है, शटर्स लगाना, जैसे कि लोग कुछ खिड़की दरवाज़ा तोड़ नहीं सके, लेकिन फिर मैसेज भी बाबा का आया कि अभी यहाँ काफ़ी योग की ज़रूरत है, क्योंकि हर कार्य जो है दादियाँ तो योग बल से करती थी। जी। तो वैसे तो दादी हमेशा योग में तो मास्टर थी, लेकिन हम सभी को प्रेरणा देती, और खुद जैसे अमृत वेला योग कराने खुद आती थी और औरों को भी प्रेरणा देती थी, जो आसपास रहने वाले की सुबह 4 बजे आप लोग आ सकते हैं, तो जो आना चाहे आ जाए। हाँ, तो इस रीति से दादी काफ़ी इंस्पायर करती थी। जैसे शाम का समय, निमा शाम का समय, दादी ने ये खास उठवाया कि 7 से 7:30 योग, खास
इसी के लिए ही हम बैठ के योग लगाते हैं, योग भट्टियाँ भी करते थे कि ये जो समस्या है वो बहुत ही जल्दी उसका समाधान हो गया और योग पावर से। क्या बात कही। तो वो हमने प्रैक्टिकली देखा कि सचमुच बाबा कहता है कि समय ऐसा आएगा जो हमारे योग पावर ही काम करेगा। तो उसी समय हमने ये प्रैक्टिकल देखा। दूसरी बात हमने ये, दादी की बुद्धि थी बहुत क्रिएटिव भी थी, बहुत शक्तिशाली भी थी। तो हर प्रकार से दादी जैसे वाइब्रेशन से भी सेवा करती थी। और हम सबको वही दादी ने सिखाया कि कैसे योग से भी हम काम ले सकते हैं, ना सिर्फ वाचा से। तो दादी ने ऐसी रीति से काफ़ी सेवा किया और करवाया भी। और दादी की एक बहुत अच्छी आइडिया सबको अच्छा लगा कि जैसे काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी आते थे, काफ़ी लोग ऐसे थे जो गाड़ियाँ नहीं भी थी उनों के पास। तो जिनों के पास गाड़ी थी तो दादी हमेशा कहती थी कि आपकी कार जो गाड़ी है तो खाली नहीं आनी चाहिए क्लास में। औरों को भी साथ हाँ, औरों को जैसे पिकअप करके जो भी आपके आसपास रहते हैं उन्हों को साथ में बिठा के ले आए। तो क्लास बहुत हरा भरा रहता था, सुबह की क्लास। कितनी अच्छी है सहयोग की भावना जी। दादी में जो मातृत्व है कि ममता है, माँ का स्नेह है। किसी के पास गाड़ी नहीं है और कोई गाड़ी आ रहा है, खाली आ रहा है तो आपस में कोऑर्डिनेशन कर लें, उनको भी हेल्प कर दें, वो भी आएँ, सबको ज्ञान अमृत पीने का अच्छा मौका मिले, लाभ मिले। तो दादी जी का ख्याल चलता होगा बराबर। चाहे कितने भी दूर से आते थे लेकिन किसी की गाड़ी खाली होके नहीं आते। जैसे दादी कहती थी मेरी कोई कार नहीं है लेकिन मैं किसी की कार में बैठी तो कितनी खुशी होती थी। तो ये खुशी देने का, बांटने देने की जैसे और ब्लेसिंग्स देने का दादी ने बहुत सिखवाया। जिसके कार में दादी बैठती होगी वो कितना खुश हो जाता होगा, क्योंकि उसकी पालना भी हो जाती थी। बिल्कुल। तो दादी वो तो हमेशा जिंदगी में यही याद करेगा ना, दादी मेरी कार में बैठी थी, दादी मेरी कार में बैठी थी। हाँ, तो लोग चांस दादी सुनाती भी थी कि जब वो बॉम्बे में सेवा करती थी तो एक बार वो बस स्टैंड पर खड़ी थी। अच्छा। और उसी समय ही रमेश भाई की पसार कर रहा था तो उसने गाड़ी खड़ी किया। अच्छा। तो दादी ने मना किया कि नहीं मैं बस में जाऊंगी, आप भले अपने दफ्तर में, उसको जाना था तो भले आप जाओ। फिर रमेश भाई ने कहा नहीं दादी आप बैठ जाओ, जो भी टैक्सी का भाड़ा है हमको दे देना। तो उस रीति से दादी उसकी गाड़ी में बैठ के गई। तो दादी हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स सुनाती थी, सिखाती थी, जिस कारण से लोग बहुत सीखते थे हर बात में। जैसे दादी सिखाती थी अनुभवों के लेन देन से, तो सबको प्रेरणा होती थी कि हम भी इस रीति से करें, हम भी इसे। तो इसी रीति से हम भी बहुत दादी से सीखे, काफ़ी जैसे मैच्योरिटी आती गई सेवा कर के। क्योंकि पहले तो इतना अनुभव भी नहीं था, तो छोटी छोटी बातों में जैसे नाराज़ होना, अपसेट होना, फिर जैसे जैसे सेवा करते गए, सीखते गए, तो काफ़ी जैसे मैच्योरिटी भी आती गई। और ये बात भी सही भी है कि किसी को हम ज्ञान सुनाते हैं तो वो थोड़ा सा समझ में आए ना आए, लेकिन जब हम करके दिखाते हैं तो उससे लोग ज़्यादा सीखते हैं। अब सोचिए कि दादी के पास सब साधन होते हुए भी, मना दादी अपना नहीं, सब सारे स्टूडेंट्स कौन नहीं चाहेगा कि हम दादी को सहयोग करें, लेकिन दादियों ने त्याग करके कि बस से मैं चली जाऊंगी, आप जा सकते हैं, आपको वो नहीं है। लेकिन फिर रमेश भाई कहते हैं नहीं आप बस में क्यों जाएंगे, हमारी गाड़ी में चलिए, जो किराया उसको देना होगा हमको दे देना। किराया फिर ये दिया जो ज्ञान सुनाया वही। जी। जैसे कि तो हम लोग भी कई बातें इस रीति से हम दादी से सीखे, अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी। क्योंकि दादी कहती जो बोल के नहीं सीखता है वो हम कर्म करते, वो
वैसे भी दादी काफ़ी एक्टिव थी, तो कई बातें जो थी तो अपने आप करती थी, तो हम देखते थे अरे दादी कर रही है, तो हम देखते थे दादी कर रही है तो हम भी करें। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर दादी काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी, भंडारे में भी जाती थी, माताओं को कई जैसे सिंधी कढ़ी बनाना सिखाया और ये साबूदाना का हलवा। ये तो बड़ा मशहूर हो गया है ना वैसे जी। सिंधी हलवा, साबूदाना खिचड़ी। वो गुरुवार को लगता था, संडे को लगता था। तो ये कभी नहीं हुआ कि दादी भोग पर बैठे और मालूम नहीं पड़े कि डब्बियों में क्या है। वो खास तुरंत तैयार कुछ में हाथ होके, लगे, कुछ में देखे, कुछ हाँ, बनाए। वो भंडारे में जाती मेरा थी। हाथ लगना चाहिए, मेरी दृष्टि पड़नी चाहिए जी, तो भंडारे में जाती, क्योंकि मैं बाबा को क्या खिला रही हूँ, मैं देखूँ तो सही ना। तो भंडारे में खास वो समय निकाल के नीचे, क्लास के पहले नीचे जाती थी, हर भोग की डिबिया देखती थी क्या बना है। तो ये खास, क्योंकि अभी कभी ऐसे ही रख देते, भोग लगाने वाली को भी पता नहीं चलता कि क्या भोग लग, तो कम से कम संदेशी को मालूम तो पड़े कि क्या बाबा के पास लेके जा रहे। तो ये भी हमने दादी से बहुत सीखा कि ये सही तरीका है जो भोग लगाने का, ऐसे नहीं कि सिर्फ ला के रख दिया। तो अपने कर्म से बहुत सिखाया। एक बात देखने में आता है हंसबेन जी कि दादी जी का केवल विदेश में गई तो ही नहीं, बल्कि जब से यज्ञ में आई तब से दादी जी के व्यक्तित्व में देखा गया कि छोटे से काम से लेकर बड़े काम तक हर काम को दादी ने, बाबा ने, मामा ने, सब ने यही किया कि मैं जैसा करूंगी मुझे देख करके सब करेंगे। तो हर काम उसमें ये भी था, जिससे औरों को कराना है तो पहले खुद करना है। जी। अनाज साफ करना है, भंडारे में जाके भोजन बनाना है, बर्तन साफ करने हैं, सफाई करनी है, सब चीज़ तो दादियों ने खुद किया और फिर उसको देखकर, उनको देखकर सबने फॉलो किया। तो जैसे साकार बाबा के समय में, जैसे मैं हमने बताया कि दादी ने बहुत साकार बाबा को फॉलो किया और बहुत कुछ साकार बाबा से भी सीखा जो हम सभी को सिखाते थे अपने कर्मों से। जैसे कि जब साकार बाबा के दिन में एक बार दादी ऐसे ही, दादी ने सोचा मैं छत पे जाके योग करूं, तो बाबा उनको सब जगह ढूंढता था। अच्छा। फिर जब सामने आए तो बाबा ने पूछा बच्ची आप कहाँ थी? तो दादी ने कहा कि मैं छत पर थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची अभी कहाँ भी जाए न, आप बता के जाया करो। तो वो दादी को बहुत अंदर से पक्का था, और हमको भी सिखाया ये बात कि हम सभी बहनों को ये पक्का कराया कि कहाँ भी जाते हो पहले बता के जाया करो कि दादी मैं यहाँ जाती हूँ। क्यों? क्योंकि किसी का संकल्प नहीं चले। बहुत अच्छी बात। तो इसी रीति से दादी भी कहाँ भी जाती थी। देखो दादी का कमरा यहाँ और ग्लोबल हाउस में, और बाजू में ही लिफ्ट थी, और सीधा कार पार्क में जाके बैठ के गाड़ी में जा सकती थी। लेकिन दादी ने कभी ऐसा नहीं किया। कहाँ भी जाना होता था दादी पहले ग्लोबल हाउस जाती थी। 2 लिफ्ट होती थी क्योंकि अलग अलग घर थे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के 5-7 मिनट तो लगती है। तो हमेशा शॉर्टकट दादी ने कुछ भी नहीं किया। कहते हैं आप योग करो, ज्ञान करो, कुछ भी करो, तपस्या करो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन अगर आपके कारण किसी के संकल्प चलते हैं तो इसका भी बड़ी सजा मिलती है। भाई आप ज्ञान योग कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति ढूंढ रहा है आपको, आपके बारे में सोच रहा है, उसका टाइम जा रहा है। चलते हैं। वो संकल्प नहीं चलाने का किसी का। तो डायमंड हाउस में भी बाबा का कमरा था और ग्लोबल हाउस में भी। तो दादी ग्लोबल हाउस जरूर जाती थी, वहाँ से बाबा को छुट्टी लेके फिर नीचे गाड़ी में बैठती थी। अगर एक भवन से दूसरे भवन में भी जाना है, छुट्टी लेके जाना, सिर्फ हमसे नहीं लेकिन बाबा से भी छुट्टी लेना। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी कि जहाँ भी जाना तो बाबा से छुट्टी, ताकि जहाँ भी जाते हैं जो भी सेवा करते उस कार्य में भी सफलता
मिलती थी, सफलता भी मिलती है और जी। बाबा को बता के जाते हैं तो एक रिस्पेक्ट भी बाबा है, के हाँ। लिए भी, लेकिन साथ में रहने वालों के साथ और भी। साथ साथ रिस्पेक्ट के साथ साथ एक और चीज़ है, जैसा मैं कर रही हूँ ना, और हाँ, देखेंगे, और सीखेंगे हमसे। और मैंने सुना थी सचमुच इसी संदर्भ में, एक बार किसी ने कहा दादी से कि दादी कहीं गई और कोई स्टूडेंट्स ने अपने यहाँ चाय पीने के लिए ऑफ़र किया, वो स्टूडेंट नहीं भी थे, ज्ञान में मार्ग में नहीं चलने वाले थे, तो किसी ने कहा, चाय जब ऑफ़र हुआ तो कहा भाई मैं चाय तो नहीं पीती हूँ बाहर का, तो किसी ने कहा दादी आपके पास तो योग साधना है, तपस्या है, आप उसको दृष्टि दे करके उसको शुद्ध भी कर सकती हैं, बाहर का है तो क्या हुआ। तो कहा कि देखिए शुद्ध करने का न करने की बात अलग है, लेकिन अगर मैं चाय पी सकती हूँ तो लोग कहेंगे, जो हम दूसरे देखने वाले वो कहेंगे जब दादी पी सकती है बाहर का तो हम भी क्यों नहीं पी सकते। बराबर, तो वो लोग फॉलो करना शुरू कर देंगे। जी। इसलिए जैसा कर्म मैं करूँगी मुझे देख जी। सब करेंगे। ये भी दादी हमेशा ये कहती थी, सिखाती थी कि जो मैं करूँगी सब फॉलो जी, करेंगे। जी, जी। तो मैं उस पर बहुत ध्यान रहता था कि मैं एक निमित्त हूँ। हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, जितने जी। बड़े होते हैं लोग उनको फॉलो भी जी। करते हैं। और छोटे छोटे तो सब फॉलो जी। करने में जी, जी, जी। होशियार रहते हैं। हाँ। और वहाँ रह के जैसे सेवा में भी जाते थे तो बहुत दादी का अथकपना देखा जी, कि अभी अभी फ्लाइट से उतर के सीधा सेवा में जाना, दादी का कभी ऐसे रूप नहीं दिखा कि वो थकी है या मैं थोड़ा लेट जाऊं, ये बोले कि मैं बाद में आती हूँ, या कभी इस रीति से हमने दादी ने कोई बहाना करें सेवा के लिए, देखा। आज तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जा सकती हूँ। और जहाँ भी जाती थी तो अपनापन की फीलिंग ऐसे नहीं दिखाती थी मैं कोई पराया देश में आई हूँ या मैं इन सभी के सामने किस रीति से करूँ, सेवा करूँ, या इस रीति से कभी दादी का रूप रंग हमने नहीं देखा। हमने तो इतनी बार दादी के साथ सेवा पर गई थी। और एक बार हम साउथ अफ्रीका गए थे। अच्छा। वहाँ नेशनल रिट्रीट रखी थी, तो फिर अभी तो हम पहुँचे ही थे, 1-2 घंटे में फिर फ़ोन आया कि बड़ी दादी की तबीयत काफ़ी नाजुक है। अच्छा। तो दादी आवे। अच्छा। अभी पहुँचे हैं, अभी संदेश मिला है। दादी ने कोई संकल्प नहीं चलाया। और तुरंत समझा कि मेरी फ़र्ज़ है, और तुरंत दूसरी बुकिंग कराई। और वहाँ जितने लोग थे उनको प्यार दे के, भाषण दे के, थोड़े समय के लिए वो तुरंत दादी ने रवाना करके भारत पहुँची। दादी के तो दादी का ये एवर रेडी का भी रूप हमने देखा, जो हम भी जैसे मिलिट्री। जब दादी एवर रेडी रही तो हंसा बहन भी एवर रेडी रहती। दादी से ही सीखा, क्योंकि कभी मालूम नहीं पड़ता था दादी किस घड़ी सेवा उठेंगी, तो हम रेडी ही रहते थे। दादी से ही सीखा ये बात। बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। हाँ, एवर रेडी रहना, कि कोई ज़्यादा इधर सोचना नहीं कि कब क्या करना है, ये करे कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये बहुत हमको, जैसे यहाँ भारत में आके भी बहुत हमको काम में आया ये चीज़, कि ये ना बोले दादी मेरे को पैकिंग करने के लिए थोड़ा तो समय दो, या ये खाना पैक या बैग अपनी अटैची पैक करने के लिए। दादी ने बोला माना रेडी, चाहे कुछ भी उठा के चल पड़ो। लेकिन क्योंकि दादी की तबीयत भी नाजुक काफ़ी रहती थी, तो हम टाइम गंवाना नहीं चाहते थे और किसी के संकल्प भी नहीं चलाना चाहते थे कि उनको वेट करना पड़ता है, या तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी सेवा सामने आई तो हम हाजिर हो जाए। एकदम। तो इस रीति से काफ़ी दादी ने अपना शरीर को भी नहीं देखा। आपसे भी सीखने की बहुत ज़रूरत है कि मैनेज कैसे कर लेते थे, अपने को मैनेज करना है, किसी के संकल्प नहीं चलाने हैं। दादी का भी किट बॉक्स, सारी दवाइयाँ और सब चीज़ साथ में रखना ज़रूरी है, और दादी जैसा चाहती है वैसे काम भी हो जाए, तो बहुत गजब की चीज़ है। हंसा बहन,
कमाल कर दिया आपने तो। सारे हमारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो, थैंक्स। इसमें बहुत अच्छा रहा हंसा बहन, ये पूरा मैनेज करना, किस तरह से दादी को भी, दादी जो चाहती हो वो भी पूरा हो जाए और आप भी अपने आप को तैयार कर सकें और दोनों की तबीयत भी ऐसे देख करके सारी चीज़ सामग्री रखा जाए ताकि वहाँ दूसरी जगह जाके उनका भी संकल्प न चले, जो गाड़ी वाले हैं, जो फ्लाइट वाले हैं, उनको भी वो ना हो। तो पूरा मैनेज करना और दादी के संकल्प को भी पूरा करना, इसमें बड़ी कमाल की बात है। मैं सारे अपने दर्शकों की ओर से आपको इसमें बहुत बहुत थैंक्स देते हैं कि आपने बड़ा कमाल किया कि दादी जी का भी पूरा ख्याल रखा, अपना भी ख्याल रखा और दादी जी जो चाहती हैं उसका भी ख्याल रखा कि दादी की कोई भी इच्छा जो है वो अधूरी ना हो, उनकी भावनाओं पर, उनकी आशाओं पर हम खरे उतरें। तो सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद हंसा दीदी का, किस तरह से दादी के अंग संग रह करके और हर बात का ध्यान रखा। दादी के अंदर जो गुण हैं वो भी बताया कि दादी अथक थी, दादी योग बल से सब काम करती थी, दादी एवर रेडी रहती थी, दादी बड़ी अनुशासित रहती थी और दादी में संयम गजब का था, मर्यादा युक्त उनका व्यवहार था और मातृत्व पालना भी थी। कमाल की है, बहुत अद्भुत हमारी दादी जी। गुणों की खान, कितना करें बखान, दादी जी और दादी जी। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।